जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में। कल हम पढ़ रहे थे भाषा कि भाषा क्या होती है। ठीक है, भाषा के कितने प्रकार हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि भाषा क्या होती है, ठीक है, और विचार क्या होते हैं। विचार में मैंने आपको क्या क्या बताया था कि विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई है जिसमें जो हमारा माध्यम होगा, एक दूसरे के पास बात पहुंचाने का जो तरीका होगा, उसे हम भाषा कहेंगे। इतना मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि भाषा के प्रकार जो 3 हैं। ये भी मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी दे दी थी। ठीक है, तो भाषा के हमारे 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा मौखिक भाषा, दूसरा हमारा कौन सा हुआ? लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। ठीक है, हम चलते हैं मौखिक भाषा में। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा वो है जैसे मैं आपको कोई बात समझा रही हूँ या बता रही हूँ और आप क्या कर रहे हो, समझ रहे हो उसे, तो वो हो गई मौखिक भाषा। ठीक है, समझ गए इतना? या कह सकते हैं कोई आपको कोई बात बता रहा है, आप उसे डायरेक्टली समझ पा रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहेंगे मौखिक भाषा। लिखित भाषा की बात कर लेते हैं। लिखित भाषा कौन सी हुई? लिखित भाषा क्या है? मैंने आपको ये सब लिख के दे दिया, ठीक है, और आपने उसे उतार लिया या समझ के देख लिया, तो जो आप ये समझ रहे हो वो हमारी लिखित भाषा हो गई। ठीक है, लिख कर जो मैंने आपको प्रदान किया है वो लिखित भाषा हो गई। सांकेतिक भाषा क्या हो गई? सांकेतिक भाषा की बात करें, अच्छा, सांकेतिक भाषा में आपने क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट गेम देखा ही होगा, उसमें अंपायर भी होता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो ऐसे हैंड से ऐसे कर देगा या ऐसे कर देगा, तो आपको समझ आ जाएगा ना कि उसका मतलब क्या है। तो ये हमारी सांकेतिक भाषा हो गई। ठीक है, कि वो डायरेक्शन दे रहा है, आपको डायरेक्शन बता रहे हैं चीजों में, तो आप बता सकते हो कि वो सांकेतिक, ये मतलब बता रहा है कि वो सांकेतिक भाषा है। ठीक है, जैसे पुलिस वाले होते हैं, ठीक है, पुलिस वालों का भी क्या एग्जाम्पल देते हैं, हम डायरेक्टली जाते हैं कि लाइट का दे देते हैं, ठीक है, या रास्ता दिखाने के लिए, डायरेक्शन के लिए, आपको डायरेक्शन के लिए एक वो चिन्ह दिए जाते हैं कि इधर जाइए उधर जाइए, तो आपको वो भी समझ में आ जाता है कि कहाँ जाना है, तो वो सांकेतिक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो मैंने बताया भाषा, भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक जो मैं बोल के बता रही हूँ, लिखित जो मैं लिखकर बता रही हूँ, और सांकेतिक जो मैं इशारे करके बता रही हूँ। ठीक है, जैसे क्लास में क्या करते हैं, टीचर क्या करता है क्लास में, अपने मुंह में उंगली लगाएगा, इसका मतलब बच्चे समझ जाते हैं कि चुप रहना है। ठीक है, सांकेतिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप सबके लिए एक क्वेश्चन है कि ये 3 तो भाषा आपको समझ में आ गई कि कौन कौन सी है। मुझे ये बताइए इन तीनों में से कौन सी सरल भाषा है? ठीक है, थोड़ा सा आप टाइम ले सकते हैं, बता सकते हैं कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा में कौन सी सबसे सरल है, कौन सी सबसे कठिन है। ठीक है, बता दीजिए प्लीज। ठीक है, अब मैं बताती हूँ आपको मौखिक भाषा। ठीक है, अगर हम सबसे सरल की बात करते हैं तो मौखिक भाषा सरल है। क्यों है? इसका कारण आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मौखिक भाषा इसलिए सरल है क्योंकि मौखिक भाषा को व्यक्ति समझ जाता है, चाहे वह पढ़ा लिखा है या नहीं है, हर कोई मौखिक को समझ जाता है। ठीक है, मैं अपनी बात को समझा पा रही हूँ तो आप समझ जाओगे, मैं कुछ बोल रही हूँ वो समझ जाओगे, तो वो मौखिक भाषा है और इजीली है, सबसे सरल है, इसलिए ये सरल मानी जाएगी। आया समझ में? अब इनमें से क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि कठिन कौन सी है। ठीक है, कठिन की बात कर लेते हैं। कठिन की बात करते हैं तो कठिन हमारी सांकेतिक है। इसका उदाहरण दूं तो आप देखना, कभी 2 लड़कियां बात करते हुए देखी कि जैसे कुछ बात होती है तो ताली बजाते हैं, हाय ये तो ऐसे हो गया, होता है ना। ठीक है, एक ताली वो है। कोई आपके स्कूल में क्या है कि कोई बच्चा भाषण दे रहा है और उसने बहुत अच्छा भाषण दिया है, तो क्या करते हैं बच्चे ताली बजाते हैं प्रोत्साहन के लिए।
ठीक है, दूसरी ताली वहां पे यूज हो गई। ठीक है, तीसरी ताली, आपके स्कूल में कोई नेता आ रहा है या कहीं कॉलेज में नेता आ रहा है तो ताली बजाते हैं, तो स्वागत के लिए। तो 3 प्रकार की ताली हो गई ना। तो क्या है कि व्यक्ति तभी समझ सकता है जब उसे इस चीज का ज्ञान हो। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा को हम क्या कहेंगे, ये कठिन भाषा है। ठीक है, आपके मन में एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए कि ये तो कठिन हो गई, ये सरल हो गई। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि लिखित कैसी भाषा है। ठीक है, लिखित की बात करते हैं। अब लिखित की बात करते हैं तो ये सरल भी है और कठिन भी है। क्यों? क्वेश्चन बनता है ना, क्यों? इसलिए सरल है क्योंकि देखो, जिसे पढ़ना लिखना आता है तो वो तो समझ जा रहा है कि भाई ये क्या लिखा है, उसे समझ में आ रहा है कि ये इसका मतलब क्या है। लेकिन कोई अनपढ़ व्यक्ति है, उसे नहीं पढ़ना लिखना आता, तो उसके लिए ये लैंग्वेज क्या हो जाएगी, कठिन हो जाएगी। आए समझ में? इतना आ गया। सॉरी। उसके बाद है कि आखिर एक क्वेश्चन है, क्या विश्व में हर देश में हिंदी बोली जाती है? अगर हाँ, तो कहां कहां बोली जाती है उसका आंसर आप दे देना। अगर नहीं तो ठीक है। ठीक है, तो क्या विश्व में हर देश में हिंदी बोली जाती है? तो नहीं, हर देश में विश्व में हिंदी नहीं बोली जाती है। ठीक है, देखा होगा या सुना होगा, हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। ठीक है, राजभाषा तो समझ में आ गया ना। क्या है, हमारे राज्य में जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है, संविधान में जो यूज की जाती है, प्रयुक्त होती है, ठीक है, वो उसमें क्या है, हिंदी का भी प्रयोग किया गया है। इसलिए हम कहते हैं हमारी जो हिंदी है वो कैसी भाषा है, राजभाषा है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलो आगे चलते हैं। संसार में जगत जननी भाषा कौन सी है हमारी? संस्कृत है। ठीक है, जगत जननी भाषा संस्कृत है, क्योंकि आप अगर प्रारंभ में चलेंगे, आरंभ काल में चलेंगे, तो पहले लोग संस्कृत ही बोला करते थे। ठीक है, इतना तो सबको पता है कि संस्कृत बोला करते थे। ठीक है, अब चलते हैं संस्कृत में ही। संस्कृत के भी 2 पार्ट हुए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, इसमें आपको नहीं पता होगा तो ये ध्यान देना, अच्छे से देखना कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो संस्कृत का जो प्रारंभ हुआ वो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत 2 भागों में डिवाइड हो गई। ठीक है, 2 भागों में बढ़ गई है। ठीक है, वैदिक संस्कृत में चलते हैं तो वैदिक संस्कृत में हमारे क्या आ गए, वेद आ गए, उपनिषद आ गए और पुराण आ गए। ठीक है, लौकिक संस्कृत में क्या आ गई हमारी, रामायण आ गई, महाभारत आ गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में क्या क्या चीजें आई हैं हमारी। ठीक है, मेरे मन में एक प्रश्न है कि कभी हमसे ये तो यूज किया नहीं है कि वैदिक संस्कृत भी कुछ होता है या लौकिक संस्कृत भी कुछ होता है। किसी को पता भी होगा कि वैदिक संस्कृत में क्या है, लौकिक संस्कृत में क्या है। मुझे बताओगे कि आप वैदिक संस्कृत बोलते हो या लौकिक संस्कृत का प्रयोग किया जा रहा है हमारे यहाँ पे, किस चीज का प्रयोग करते हैं हम? ठीक है, आ जाते हैं अपने उसमें। जो वैदिक संस्कृत है, अगर देखा होगा आपने कहीं सुना वेद, उपनिषद या पुराण, बहुत कम सुना होगा कि लोग इसे प्रयोग में लाते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं। लेकिन लौकिक संस्कृत में चलते हैं तो रामायण, तुमने हर घर में रामायण होती है। ठीक है, महाभारत भी आपने सुना होगा कि हर कोई इसे पढ़ता है, टीवी सीरियल्स में भी महाभारत पढ़ाई जाती है, रामायण पढ़ाई जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो हम बोलेंगे जो हमारी चल रही है इस टाइम पे वो लौकिक संस्कृत चल रही है। ठीक है, अब भाषा का मैंने आपको बताया था कि भाषा परिवर्तनशील भी होती है। परिवर्तनशील का मतलब क्या हुआ? परिवर्तनशील की बात करते हैं तो परिवर्तनशील का मतलब यह हो गया कि अभी क्या है, मैं यहाँ की हूँ, उत्तराखंड की निवासी हूँ, तो क्या है कि अगर मैं कहीं और चली जाती हूँ, जैसे मैं तमिलनाडु साइड चली गई, आंध्रा चली गई, तो क्या है कि अब मैं कुछ दिन वहां रहूंगी तो कुछ तो मैं अनुकरण करूंगी ना, है ना। अनुकरण करना का मतलब मैंने आपको बताया था
ठीक है, कुछ ना कुछ तो वहां से सीख के आऊंगी। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी भाषा है वो कैसी है, परिवर्तनशील होती है। आया इतना समझ में? ठीक है, अब इन दोनों में चलते हैं दोबारा से कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत जो है, वैदिक संस्कृत जो है ये भाषा आगे क्यों नहीं बढ़ी। ठीक है, वैदिक संस्कृत आगे इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि वैदिक संस्कृत को जब पढ़ा गया, ठीक है, और लिखा गया तो वो बहुत कठिन थी। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन थी। किसके अंतर्गत? लौकिक संस्कृत के। लौकिक संस्कृत इसके अंतर्गत ये बहुत सरल थी। ठीक है, आ जाते हैं हम अपने लौकिक संस्कृत में। ठीक है, लौकिक संस्कृत के हमारी मतलब अगर देखेंगे प्रारंभ में लौकिक संस्कृत हमारी मूल भाषा रही। ठीक है, उसके बाद आपने सुना होगा हमारे यहाँ बौद्ध धर्म वाले आ गए। ठीक है, तो पाली भाषा उसके बाद आ गई। उसके बाद जैन वाले आ गए, तो प्राकृत भाषा हमारे पास आ गई। ठीक है, उसके बाद प्राकृत भाषा के आने के बाद जो हमारी भाषा है उसका रूप बदलने लगा, या हम बोल सकते हैं कि रूप बिगड़ने लगा, और उस बिगड़ने को ही हमने क्या कह दिया? अपभ्रंश भाषा कह दिया। इतना है समझ में? ठीक है, अपभ्रंश भाषा के बाद हमने क्या किया कि अपभ्रंश भाषा के बाद हमारे पास सौरसेनी आ गई। उसके बाद हमारी क्या आ गई? हिंदी आ गई। ठीक है, तो आप देख सकते हो कैसे कैसे चीजें बढ़ी हैं। एक बार इसे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, भाषा, भाषा के 3 प्रकार, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, मौखिक बोलकर, लिखित लिखकर, सांकेतिक इशारे। ठीक है, क्या विश्व में हर देश में हिंदी बोली जाती है? तो नहीं, हर देश में विश्व में हिंदी नहीं बोली जाती है। ठीक है, हमारी जगत जननी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत के जो प्रारंभ में 2 खंड हुए, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में कौन कौन से आ गए? वेद, उपनिषद और पुराण। लौकिक में कौन से आ गए? रामायण, महाभारत। ठीक है, वैदिक भाषा क्यों नहीं आगे बढ़ी? तो इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि वो बोलने व पढ़ने में क्या थी? कठिन थी। लौकिक संस्कृत की बात करते हैं तो लौकिक संस्कृत मूल भाषा है, उसके बाद पाली आई, फिर प्राकृत आई, उसके बाद अपभ्रंश आ गई, फिर सौरसेनी, फिर हिंदी आ गई। ठीक है, आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई भी इसमें समस्या लग रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का राजनीतिक संवैधानिक दृष्टिकोण। इसमें हम बताएंगे कि हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा कब मिला। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो इसे राजभाषा का दर्जा मिला है वो मिला 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 1949 में। ठीक, 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इसे राजभाषा का दर्जा ही 14 सितंबर 1949 को मिला। ठीक है, फिर आते हैं हम अनुच्छेद की बात करते हैं कि हिंदी कौन से अनुच्छेद में है। तो हिंदी जो है हमारी 343 अनुच्छेद में है। इसमें संघ की राजभाषा हिंदी बताई गई है, और लिपि की बात करेंगे तो हमारी लिपि देवनागरी है। ठीक है, कौन से भाग में है? तो भाग 17 में हमारे हिंदी के बारे में बताया गया है। अनुसूची 8 के अंतर्गत ये आती है। इतना आया समझ में? बात करते हैं आगे की। हिंदी भाषा में हमारी जो है 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। ठीक है, 17 बोलियां हैं। तो अब एक प्रश्न बन रहा है मन में कि बोली क्या होती है। ठीक है, बोली की बात करते हैं। जो बोली है वो एक क्षेत्र सीमित में बोली जाती है। ठीक है, फिर बोली के बाद क्या आ जाती है? हमारी भाषा। भाषा हमने पढ़ा था ना, तो भाषा क्या है? बोली का क्षेत्र जहां बढ़ जाता है वो भाषा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न आता है कि मातृभाषा क्या है? तो मातृभाषा वह भाषा है जो माता के द्वारा सिखाई जाती है, वह हमारी क्या है? मातृभाषा है। उसके बाद राजभाषा। राज्य भाषा क्या है? किसी राज्य व प्रशासन की वह
भाषा जो ये प्रशासन में प्रयुक्त होती हैं वो हमारी क्या हो जाएगी, राज्य भाषा। राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, जो अधिकांश राष्ट्रों में बोली जाती है वो हमारी क्या हो जाएगी, राष्ट्रभाषा। ठीक है, दोबारा से बात करेंगे, इसी में रिवाइज कर लेते हैं कि राजभाषा को संवैधानिक दर्जा कब मिला, राजभाषा का दर्जा कब मिला, तो 14 सितंबर 1949 में मिला। अनुच्छेद 343 भाग 17 अनुसूची 8, 5 उपभाषाएं हैं, 17 बोलियां हैं। अपनी बात यहीं समाप्त करने से पहले हरिश्चंद्र की एक लाइन बताऊंगी, जिन्होंने भाषा के बारे में कहा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, निज निज भाषा ज्ञान के मिटन के हिय के सूल।